मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। हा हा हा। हमें मिल गया, हमें मिल गया। दूर से आती हलचल धीरे धीरे थमने लगी। सभी की निगाहें उस दिशा में उठीं जहां से ये जोरदार हंसी आई थी। उनके चेहरों पर चिंता और आशंका के मिले जुले भाव थे, मानो कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। फेयुन राजा की हवेली। वहां सैकड़ों गुटिवान मास्टर्स और साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा दो तलवार राजाओं सहित उपस्थित थे। ये जगह, जहां महल और चोरों का ठिकाना एक साथ मिलते थे, हर किसी के लिए रहस्यमयी और खतरनाक थी। एक गंभीर चुप्पी के बीच यह हंसी मानो माहौल को काटने की कोशिश कर रही थी। हंसी में कुछ ऐसा था जिसने सबको बेचैन कर दिया। ये विडंबना और उपहास से भरी हुई थी, मानो हर किसी के प्रयासों को व्यर्थ साबित कर रही हो। सबकी आंखें उस व्यक्ति की ओर उठीं, जिसके चेहरे पर एक चुटीली मुस्कान थी। वह पिछले 10 डिवीजन मास्टर्स में से एक था। अपने आसपास की घूरती नजरों की परवाह किए बिना वह उत्साह से झूमते हुए जैसे किसी अनमोल खजाने की खोज कर ली हो। फार्ड बेली जिंगवई के पास गया और झुकते हुए बोला, बाई लिचेंग, हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये 7 सितारा गठन केवल एक साधारण टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं है। ये तो एक ऊर्जा संचय और स्थानांतरण का चमत्कार है। ये अद्भुत है। इस सरणी ने 7 बार ऊर्जा का स्थानांतरण किया। तियानशु से याओगुआंग तक हर बार ये बढ़ती गई। ये छोटी सी सरणी वास्तव में एक विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी के बराबर है। यह नॉर्थ स्टार की शक्ति का केंद्र बिंदु है और इसे समझना हमारे लिए एक उपलब्धि है। बेलिंगवेई ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया शांत थी। वह अन्य मास्टर्स की तरह उत्तेजित नहीं हुआ। मास्टर उत्साहित होकर पास की जमीन से टुकड़े बटोरने लगा। उसने कुछ पवित्र आत्मा पत्थर के टुकड़े उठाए और चिल्लाया, यह साबित हो गया है। सरणी नष्ट हो गई है, लेकिन इसकी शक्ति अद्वितीय है। इसे समझने में हमने जो पाया है वह अतुलनीय है। दूसरे मास्टर्स उसकी बात सुनकर खुशी से झूम उठे। यह उनके अनुमान की पुष्टि थी। लेकिन उसी क्षण बेलिंगवे ने गहरी आह भरी मुड़ा और अकेला महल की ओर उड़ चला। उसके पीछे डैन किंगशेंग भी चल पड़ा। इस दृश्य ने बाकी सबको हैरानी में डाल दिया। क्यों? वह खुश क्यों नहीं है? हमने एक बड़ा रहस्य सुलझाया है। शांगवान फेन ने उनकी उलझन को भांपते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम अब समझे? जब तक तुम इसे पकड़ नहीं सकते, तब तक इस रहस्य का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। अब इस जान का क्या फायदा? वह भी अपनी बात खत्म कर उड़ चला। अन्य गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगे। जाने से पहले उन्होंने इन 10 मास्टर्स को देखा और हल्के तिरस्कार से मुस्कुराए, मानो कहना चाहते हो, मूर्ख, तुमने सिर्फ समय बर्बाद किया। मास्टर वहीं खड़े रह गए अपनी जगह पर। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है हम उन्हें न पकड़ सके हों, लेकिन जो हमने सीखा है वह अनमोल है। इस स्टार सरणी की कीमत का अंदाजा किसी को नहीं। वे जो सोचें, हम अपने रास्ते पर हैं। अपने सहयोगियों की ओर देखते हुए मास्टर मुस्कुराया और बोला, चलो इसे और गहराई से समझते हैं। इसकी शक्ति का सही उपयोग करें। यह हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। बिल्कुल, हमें खुद को सिद्ध करना होगा। और इस दृढ़ता के साथ उन्होंने उस टूटे हुए सरनी की ओर कदम बढ़ाए, इस विश्वास के साथ कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने का समय है। साथ ही शिक्षकों के रूप में इन लोगों की एक साझा भाषा है। उन्होंने ज़ुओफेन द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन शुरू कर दिया, बिल्कुल एक पुरातत्वविद की तरह। उनके चेहरे पर उत्सुकता और सावधानी का मिश्रण था, मानो हर कोने में कोई अनमोल रहस्य छुपा हो। उनके हर कदम में ये डर झलकता था कि कहीं कुछ नष्ट न हो जाए। ये मास्टर और राजनीतिज्ञ के स्वभाव का फर्क था। मास्टर अपने ज्ञान और क्षेत्र में हर नई सफलता पर केंद्रित रहता है, जबकि राजनीतिज्ञ का ध्यान केवल वर्तमान फायदे और नुकसान पर होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। राजनीतिज्ञ अक्सर मास्टर्स की प्रतिबद्धता का मजाक उड़ाते हैं, जबकि मास्टर्स राजनीतिज्ञों की तुच्छता से घृणा करते हैं। राजनीतिज्ञ कभी भी किसी विषय में पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और मास्टर्स को राजनीति के जाल में फंसाकर भटकाना असंभव होता है। फिर भी बेलिंगवे ये भलीभांति समझता था
कि केवल दृढ़ता और प्रतिबद्धता ही किसी को एक सच्चा गुरु बना सकती है। इसीलिए वह अक्सर उनकी हरकतों से चिढ़ जाता था, लेकिन गुस्से के बावजूद वह उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करता था। वांगफू परिसर में लौटते हुए जब बैलिंगवेई बर्फ से ढके लैंग हुआशुई मंडप में पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकावट और अकेलेपन का गहरा भाव था। उसने दूर तक फैली बर्फीली चादर को देखा और गहरी सांस ली। वर्षों की रणनीति और अनगिनत संघर्षों के बावजूद यह पहली बार था जब उसे इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। गुयफान, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, तुम सच में अद्भुत हो, लेकिन अफसोस यही वह है जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। उसके शब्दों में आक्रोश और कड़वाहट का अजीब सा तालमेल था। उसने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें उभर आईं। तभी हवा में एक गूंजदार आवाज ने ध्यान खींचा। वहां प्रकट हुआ, अपने हाथों में एक घायल युवक को पकड़े हुए। उसका स्वर ठंडा था, लेकिन आंखों में आक्रोश जल रहा था। बैलिंगवेई, इस लड़के का क्या किया जाए? बैलिंगवेई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसे यहीं छोड़ दो। जब प्राचीन यफान हाथ आएगा तब इसे भी निपटा देंगे। उसकी आंखें कठोर हो गई और स्वर में एक ठंडापन भर आया। शांगवान फेन ने उसकी बात सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, ओह महान प्रधानमंत्री, इतने क्रूर और निर्दयी, बिना किसी दया के। शायद गुस्सा तुम्हारे अंदर भी जड़ें जमा चुका है। बैलिंगवे ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी पीठ घुमाई और वहां से चला गया। उसकी ठंडी आवाज हवा में तैर गई, मुझे दया पसंद नहीं, लोग मुझसे डरें, ये मुझे ज्यादा पसंद है। शांगवान फेन ने उसे जाते हुए देखा और खुद से कहा, तो यह है सच्चाई। यहां तक कि बैलिंगवेई जैसे इंसान को भी खतरा महसूस होने लगा है। हे अद्भुत। लेकिन उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पानी के मंडप की ओर देखा, अब वह जगह खाली और उदास थी। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, गुयफान, तुमने मेरी भूमि को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूर कोने में डैन किंग शेंग ये सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाया, छोटे लड़के, इस बार तुमने 2 भयंकर दुश्मनों को नाराज कर दिया है। इनसे बचना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर जुओ फैन ने खुद को एक घने जंगल में पाया। फेयुन शहर से यहाँ 18 मील दूर। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शतरंज की यह चाल तुम्हें याद रहेगी, उसने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गया। शांगवान किंगयान ने चारों ओर हो रही अजीब घटनाओं को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे उसकी समझ इन चीजों को समझने में असमर्थ हो। कुछ ही समय पहले वे सैकड़ों मील की दूरी एक ही पल में पार कर चुके थे और अब इतनी दूर आ गए थे कि फेलुन शहर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा था। उसने अपनी उलझन को दबाते हुए जू फैन की ओर देखा और कहा, मिस्टर गू, ये कैसे संभव है? आपने ये सब कैसे किया? जुओ फैन ने उसकी ओर देखे बिना शांत और ठंडी आवाज में कहा, यहीं ठहरो, पहले मुझे थोड़ी शांति दो। शांगवान किंगयान उसकी गंभीरता से हतप्रभ हो गई। उसने कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता देखकर चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। जुओ फैन ने आगे बढ़ते हुए एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। वहां के सन्नाटे को सिर्फ उसकी भारी कदमों की आवाज तोड़ रही थी। बाहर खड़ी शांगवान किंगयान बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तभी गुफा के भीतर से अचानक धमाकों और दहाड़ों की गूंज उठी। पहाड़ जैसे रोश में थर्रा रहा था। शांगवान घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने महसूस की कि वो फैन अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह जानती थी कि उसकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो गई थीं और उनके कारण उसका बेटा कैद हो गया था। उसकी आंखें शर्मिंदगी और अपराध बोध से झुक गईं। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बाहर इंतजार करती रही। रात भर गुफा से दहाड़ों और भारी आवाजें आती रहीं। पहाड़ की शांत रात अब एक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ यह शोर थम गया। 2 दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार जुओ फैन बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें ठंडी, लेकिन उसकी चाल में एक हल्की थकावट छलक रही थी। शांगवान किंगयान ने देखा कि उसका ऊर्जा स्तर पहले की तुलना में कमजोर हो गया था। वह हैरान होकर बोली, आपकी ताकत, ये कैसे हुआ? आपने? जुओ फैन ने उसकी बात काटते हुए गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इन 2 दिनों में अपनी साधना को बेहतर किया है। शांगवान को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। साधना? लेकिन इससे आपकी ऊर्जा कम कैसे हो सकती है? यह तो उल्टा है। जुओ फैन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे अभ्यास दूसरों से अलग हैं।
मैं बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों पर काम करता हूँ। इसे सच्चे स्रोत पर लौटना कहा जाता है। इसका मतलब है कि मैं खुद को अराजकता की स्थिति में वापस ले जाता हूँ, लेकिन इसका परिणाम यह है कि मेरी मन की स्थिति पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो जाती है। उसके स्वर में गहरी थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द भी झलक रहा था। शांगुआन ने उसकी बातें सुनी और उसकी गहराई को समझने की कोशिश की। धीरे से उसने पूछा, क्या ये सब तुम्हारी पत्नी की वजह से है? जुओ फैन के चेहरे पर कठोरता लौट आई। उसने उसकी बात को बीच में काटते हुए कड़क आवाज में कहा, गपशप करने की जरूरत नहीं है। शांगुआन परिवार का मिलन स्थल कहाँ है? मुझे वहीं ले चलो। शांगुआन खिंगयान ने उसकी कठोरता को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वह अपनी निजी भावनाओं पर बात नहीं करना चाहता था। उसने सिर झुकाकर रास्ता दिखाने के लिए उड़ान भरी। जुओ फैन ने उसे एक क्षण के लिए देखा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई और फिर उसने बिना कुछ कहे उसके पीछे उड़ान भरी। सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर भेज रहा था और दो आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, पूरे वेग से पूरब की ओर उड़ती जा रही थीं। हवा उनकी गति का पीछा नहीं कर पा रही थी। 2 दिन और 2 रातें इसी उड़ान में बीत गई, लेकिन दोनों के बीच शायद ही कोई शब्दों का आदान प्रदान हुआ। जुओ फैन का चेहरा कठोर और खाली था, मानो हर भावना को उसने कहीं दफना दिया हो। उसके भीतर का सन्नाटा बाहर झलक रहा था। शांगुआन किंगयान उसकी ओर बार बार देखने का साहस जुटाती, लेकिन जब भी उसकी ठंडी और कठोर दृष्टि से सामना होता, वह चुपचाप अपने विचारों को पीछे धकेल देती। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह दोनों एक शांत झील के पास उतरे। जुओ फैन ने अपनी आंखों से आसपास का निरीक्षण किया और फिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, यह तुम्हारे शांगुआन परिवार के छिपने का स्थान है। तुम्हारे कबीले का यह सुरक्षा घेरा वाकई बहुत मजबूत है। शांगुआन खिंगयान ने उसकी ओर देखा, हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। जुओ फैन हल्का सा मुस्कराया। उसकी मुस्कान में एक ठंडी आभा थी। उसने शांत स्वर में कहा, मत भूलो, मैं निर्माण कला में भी निपुण हूँ। इस झील के जादू को समझना शायद औरों के लिए मुश्किल हो, लेकिन मेरी नजरें इसे भेद सकती हैं। अगर तुम्हारे कबीले को छोड़ने का मेरा इरादा होता, तो मैं अब तक इस अवरोध को तोड़ चुका होता। शांगुआन खिंगयान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विस्मय और संशय झलक रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। उसकी आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गई और फिर उसने सिर झुका लिया। जुओ फैन उसकी ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन मैं हर चीज क्यों बताऊं? अब जल्दी करो और द्वार खोलो। उसकी बात सुनकर शांगुआन किंगयान के चेहरे हल्की लाली दौड़ गई। वह मुस्कुराई और अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर द्वार खोलने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को तोड़ती हुई तेज आवाज गूंजी। कौन है? इस आवाज के साथ ही 2 तेज आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं। दोनों सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखों में सतर्कता और आक्रोश की चमक थी। यह मैं हूं, शांगुआन किंगयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर अचानक उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मिस, आप लौट आईं। घर के मालिक आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर जुओ फैन पर पड़ी। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके भीतर से क्रोध की एक लहर फूट पड़ी। जुओ फैन, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उनमें से एक चिल्लाया। दूसरे ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारे कबीले को इतना नुकसान उठाना पड़ा। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शांगुआन किंगयान ने यह सुना और तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जुओ फैन पर हमला करने की हिम्मत भी मत करना। दोनों युवक झिझक गए। उन्होंने उसकी ओर देखा और गुस्से से बोले, मिस, हमें मत रोकिए। यह आदमी हमारे कबीले के लिए खतरा है। हमें इसके गुनाहों का बदला लेना होगा। शांगुआन किंगयान ने उनकी बात सुनी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसकी आवाज कठोर थी। जब तक मैं यहां हूं, जुओ फैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनकी आंखों में संकोच था, लेकिन वे और कुछ कहने का साहस नहीं कर सके। जुओ फैन ने यह सब देखा और उसकी ठंडी आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने शांगुआन किंगयान की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझसे बचकर जाने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूं।
जल्दी करो, उन्हें बुलाओ। शांगवान किंगयान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चुओ फैन के दृढ़ शब्दों ने उसे और कुछ कहने नहीं दिया। वह चुपचाप गेट खोलने की ओर बढ़ गई। शांगुआन किंगयान की सांसें तेज हो गई थीं। गुस्से और बेबसी के मिश्रित भावों के साथ उसने जुओ फैन को घूरते हुए कहा, तुम आखिर किस वीरता का दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हमारे कबीले को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? मेरे पिता कुलपति शांगुआन तुम्हें माफ कर देंगे? लगता है तुम्हें अपनी मौत की कोई परवाह नहीं है। जुओ फैन ने उसकी ओर एक ठंडी और स्थिर नजर डाली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम मिस, तुम्हें अपने पिता को बुलाना चाहिए और मुझे अपराधी मानते हुए सजा दिलवानी चाहिए। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे रोकने का ये नाटक क्यों कर रही हो? तुम। शांगुआन किंगयान के शब्द गले में अटक गए। उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। वह बेतहाशा चिल्लाई, तुम क्यों इतने जिद्दी हो? क्यों जिद कर रहे हो अपनी जान को जोखिम में डालने की? अगर तुम मारे गए तो मैं। उसकी आवाज टूट गई। जुओ फैन ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके धैर्य की परीक्षा हो रही हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। मैं यहां आया हूं तुम्हारे पिता से मिलने। अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगी तो मैं खुद रास्ता बना लूंगा। उसकी आंखों में कठोरता थी और वह कदम बढ़ाने ही वाला था कि शांगुआन किंगयान ने उसके सामने आकर उसे रोक लिया। अगर तुमने ऐसा किया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं हार मानती हूं। तुम्हारी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने हाथ से कुछ जादुई संकेत बनाए और शांत चील पर इशारा किया। अचानक चील की सतह पर लहरें उठीं और पानी के नीचे से एक गहरी गुफा का द्वार प्रकट हुआ। शांगुआन किंगयान ने पहरेदारों की ओर देखा और कड़े स्वर में कहा, मेरे लौटने तक कुछ मत करना, समझे? दोनों पहरेदारों ने सिर झुकाया और बोले, जैसा आप कहें मिस। संतुष्ट होकर शांगुआन किंगयान गुफा में चली गई, लेकिन चलते चलते उसने पलटकर जुओ फैन की ओर देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह सब कैसे खत्म होगा, लेकिन सोच लो, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जुओ फैन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गुफा के भीतर शांगुआन किंगयान ने मुश्किल से कुछ कदम उठाए थे कि गुफा में गश्त कर रहे पहरेदार उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मिस वापस आ गई हैं, मिस वापस आ गई हैं। उनकी आवाज गूंजती हुई गुफा के हर कोने में फैल गई। लोगों का हुजूम बाहर निकल आया और उनमें सबसे आगे थे शांगुआन फेक्सियोंग। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और खुशी से भरकर उसे गले लगाया। यान एर, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो, है ना? शांगुआन किंगयान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं पिताजी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। शांगुआन फेक्सियोंग ने राहत की सांस ली और फिर गंभीर होकर पूछा, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों लौटी? और क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? शांगुआन किंगयान ने जल्दी से कहा, नहीं पिताजी, श्री गु ने मेरी जान बचाई। उन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे यहां तक सुरक्षित पहुंचाया। यह सुनते ही शांगुआन फेक्सियों की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? उसने तुम्हें वापस भेजा? वह अब कहाँ है? शांगुआन किंगयान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। शांगुआन किंगयान की हिचकिचाहट स्पष्ट थी। उसकी आंखें संकोच और उलझन में डूबी हुई थीं। वह जुओ फैन के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कहकर अपने पिता और परिवार की धारणा बदलना चाहती थी। वह चाहती थी कि सब उसे एक दुश्मन के बजाय संभावित सहयोगी समझें। लेकिन उसके बोलने से पहले ही शांगुआन फेक्सियोंग ने उसे बीच में रोक दिया और गुस्से में पूछा, क्या वह अभी भी यहाँ है या चला गया? बताओ यानेर, तुम उसे कहाँ छोड़ आई हो? शांगुआन किंगयान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पिताजी कृपया थोड़ा शांत रहें। अगर आप उससे मिले तो पहले उसकी बात सुनिए। शायद उसके पास अपनी सफाई देने की ठोस वजह हो। उसके शब्द सुनकर शांगुआन फेक्सियोंग की भौहें उन्होंने जल्दी से कहा, तो तुम कहना चाहती हो कि वह अभी भी यहाँ है और वह बाहर इंतजार कर रहा है? शांगुआन किंगयान ने सिर हिलाया और समझाने की कोशिश की, हाँ,
वह बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन पिताजी, मैंने पहरेदारों को बता दिया है कि जब तक आप उसे बुलाएं, वह कोई परेशानी नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गंभीरता से कहा, टूट गया। क्या तुमने नहीं देखा? वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने हमारे सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक को हरा दिया। अगर पहरेदारों ने उसे उकसाया तो क्या होगा? और अगर उसने फिर से हमला किया तो हमारे परिवार की गरिमा पर और आंच आएगी। शांगुआन किंगयान ने जेंपते हुए धीरे से कहा, लेकिन मैंने उन्हें समझाया था कि वह शांत रहेगा। शांगुआन फेक्सियोंग ने तीखे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि वे तुम्हारी बात मानेंगे? युवा खून जल्दी गर्म हो जाता है, और जुओफेन जैसा व्यक्ति, अगर वह भड़क गया तो इससे निपटना असंभव होगा। यह बेवकूफी होगी अगर वे उसे उकसाएं। ये कहते हुए उन्होंने एक गंभीर आदेश दिया, बड़ों को बुलाओ, मैं खुद बाहर जाऊंगा। जो भी हो, पहले बात करनी होगी, बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई न हो। शांगुआन किंगयान ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित थी। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को इतने बड़े समूह के साथ संभालने की जरूरत है। आप अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन शांगुआन फेक्सियोंग ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक मामूली मुद्दा नहीं है। वह जुओफेन है, कोई आम आदमी नहीं। उसके पीछे एक दिमाग है जो हमेशा ले चलता है। ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि रणनीति और सम्मान की है। मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। शांगुआन किंगयान ने यह सुनकर निराशा में अपना माथा थपथपाया। पिताजी, आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? यह जरूरी नहीं है। वह सिर्फ बात करने आया है, न कि लड़ाई के लिए। लेकिन शांगुआन फेक्सियोंग और उसके साथ चलने वाले बड़ों के लिए यह एक सम्मान और गरिमा का मामला था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी चाल में दृढ़ निश्चय। जैसे ही पूरा दल बाहर की ओर बढ़ा, गुफा का माहौल और गंभीर हो गया। शांगुआन किंगयान ने एक पल के लिए खुद से कहा, यह सब इतना नाटकीय क्यों हो गया? वह केवल बात करने आया है, लेकिन सभी इसे एक युद्ध की तैयारी की तरह क्यों देख रहे हैं? वह जानती थी कि जुओफेन कोई साधारण आदमी नहीं है, लेकिन वह उसे परिवार के बाकी लोगों की तरह एक खतरा नहीं मानती थी। शायद वह भी जुओफेन को गलत समझने की कगार पर थी। लेकिन परिवार के मुखिया और बड़ों के लिए यह एक साधारण मुठभेड़ नहीं थी। उनके लिए यह सम्मान और रणनीति की परीक्षा थी। शांगुआन फेक्सियोंग और उसके साथियों ने जैसे ही जादुई द्वार पार किया, बाहर की स्थिति देखकर उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। जुओफेन वहां घास पर खड़ा था, उसकी मुद्रा शांत और निर्लिप्त, मानो आसपास का माहौल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसके पैरों के पास खून के धब्बे और जमीन पर गिरे दो युवा रक्षकों का दृश्य, जिनके चेहरे चोटों से सूज गए थे, स्पष्ट कर रहा था कि कुछ अप्रत्याशित हो चुका है। क्या तुम ठीक हो? शांगुआन के एक बुजुर्ग ने गुस्से में दहाड़ा। घायल रक्षकों की हालत देखकर उनकी आंखों में गुस्से और चिंता का मिश्रण था। उन्होंने अपने क्रोध को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह नियंत्रण खोने की कगार पर थे। जुओफेन ने उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, आपके लोग उत्साही थे। मैंने केवल खुद को बचाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे व्यक्तिगत नहीं लेंगे। शांगुआन फेक्सियोंग ने गुस्से में जुओफेन की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, तुमने हमारे शिष्यों को घायल किया और अब इसे मामूली कह रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो, गुयिफान? और अब इस बार तुम क्या चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? जुओफेन ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाल? मास्टर शांगुआन, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर शक नहीं है, लेकिन कभी कभी हर कदम चाल नहीं होता। मैं यहाँ केवल एक लेन देन के लिए आया हूं। लेन देन? शांगुआन फेक्सियोंग की आवाज और कठोर हो गई। उनकी आंखें गुस्से और संदेह से भर गई थीं। जुओफेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे बेटे को आपके परिवार द्वारा फंसाया गया और अपमानित किया गया था। एक ऐसे परिवार से जो खुद को नायक और न्याय का प्रतीक मानता है, मुझे उम्मीद थी कि आप सही और गलत के बीच का फर्क समझेंगे। लेकिन आपने कुछ और ही दिखाया। मैं यहां सिर्फ इस मुद्दे को सुलझाने आया हूं। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसकी बात सुनते हुए गुस्से से अपने हाथ भींचे। तुम्हें लगता है कि तुम हमें हमारे ही घर में शर्तें बताओगे?
चुओ फैन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जिसने पूरे माहौल को सर्द कर दिया। मास्टर शांगुआन, मैं आपको धमका नहीं रहा। मैं बस एक प्रस्ताव रख रहा हूं और मुझे लगता है कि यह आपके लिए फायदे का सौदा है। शांगुआन फेक्सियोंग ने एक पल को सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, कहो। जुओ फैन ने अपनी बात को बेहद ठंडे और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को तुरंत रिहा करें और उसके साथ किए गए हर अपमान के लिए मुझसे माफी मांगें। इसके बदले मैं आपके परिवार और फेयन वांगफू के बीच की लड़ाई में निष्पक्ष रहूंगा। शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे पर क्रोध और असमंजस का मिश्रण दिखा। उन्होंने जुओ फैन की गंभीरता को समझते हुए कहा, और अगर हम मना कर दें तो? जुओ फैन ने हल्के से हंसते हुए कहा, तो मुझे अपनी शर्तें अपने तरीके से लागू करनी होंगी, और आप जानते हैं, जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस सर्द चेतावनी वहां खड़े सभी लोगों को असमंजस में डाल दिया। शांगुआन फेक्सियोंग जानते थे कि जुओ फैन सिर्फ शब्दों से खेल नहीं रहा था, वह गंभीर था। अब यह देखना था कि इस नाजुक स्थिति का अंत कैसे होता है। शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा झटके और असमंजस में बदल गया। उनकी नजरें जुओ फैन पर टिक गई और उनकी मुद्रा गंभीर हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारे लिए क्यों? तुमने मेरे परिवार को अपमानित किया, हमें जाल में फंसाया और हमारे सम्मान को मिट्टी में मिलाया। तुम सोचते हो कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारी बात मानूंगा? नहीं, अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी बेटी का बलिदान करना सही समझूंगा। शांगुआन खिंगयान, जो पास खड़ी थी, अपनी आंखों में आंसू लिए पिता को देखती रही। पिता, क्या मैं आपके लिए इतनी महत्वहीन हूं? उसकी आवाज दर्द और असहायता से कांप रही थी। लेकिन शांगुआन फेक्सियोंग ने उसकी ओर देखे बिना ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी कीमत, मेरी बेटी, सैकड़ों लोगों की जान से कम है। मैं अपने परिवार को तुम्हारी वजह से जोखिम में नहीं डाल सकता। चुओ फैन यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडक और एक तिरस्कार भरा व्यंग्य दिखाई दिया। वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, वाह, शांगुआन परिवार के मुखिया का फैसला सचमुच महान है। एक पिता जो अपनी बेटी को दांव पर लगाकर अपने कबीले को बचाने की सोचता है। लेकिन जरा खुद से पूछिए, क्या आपके कबीले की यह दुर्दशा मेरे कारण हुई, या यह आपकी अदूरदर्शिता और आपकी कमजोरी का परिणाम है? शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हो? हमारे शांगुआन परिवार की स्थिति तुम्हारी चालबाजियों की वजह से खराब हुई है। चुओ फैन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक गहरी ठंडक और व्यंग्य था। मेरी चालबाजियां? अगर मैं आपकी विफलताओं का लाभ उठाता हूं तो यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? यह आपकी कमजोरियां थीं, आपके लालच और अदूरदर्शिता, जिसने आपको इस स्थिति में पहुंचाया। अगर मैं न होता तो कोई और होता। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, आप कहते हैं कि मैंने आपकी बेटी को चारा बनाया, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि मैंने उस दौरान कितने मौके दिए ताकि आप अपनी स्थिति सुधार सकें? क्या यह मेरी योजना थी जिसने आपके कबीले को दुश्मन के जाल में धकेला? नहीं, यह आपकी जल्दबाजी और लालच थी। आप खुद को दोष क्यों नहीं देते, शांगुआन फेक्सियोंग? शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं जुओ फैन की बातों ने उसकी आत्मा में चोट कर दी थी। जुओ फैन ने और भी कठोर स्वर में कहा, आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने आपके परिवार को एक बंदर की तरह खेला, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी कमजोरियों और गलतियों ने आपको यहां लाया। मेरी चालबाजियां सिर्फ एक मछुआरे का काम थीं, जिसने मौका देखा और उसका लाभ उठाया। और आप जानते हैं, शांगुआन परिवार की स्थिति का 90% हिस्सा आपके फैसलों का परिणाम है। फिर वह आगे झुका और तीव्र आवाज में बोला, आप मुझे दोष देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मैं न होता तो आपका परिवार पहले ही मिट चुका होता। मैंने जो अवसर दिए वे आपकी जान बचाने के लिए पर्याप्त थे, और अब आप मेरी अच्छाई को नजरअंदाज कर मुझे दोष दे रहे हैं। क्या यह शांगुआन परिवार का गर्व है? उसकी दहाड़ ने सभी को चुप कर दिया। वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरों पर एक गहरी सोच और शर्म का भाव था। शांगुआन फेक्सियोंग ने खुद को संयमित करते हुए धीरे धीरे कहा, तुम्हारी बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन मैं अपना निर्णय बदलूंगा या नहीं,
यह समय ही बताएगा। जुओ फैन ने एक आखिरी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, फैसला आपका है शांगुआन फेक्सियोंग, लेकिन याद रखिए आपकी अदूरदर्शिता से जो हुआ है उसका बोझ हमेशा आपके कंधों पर रहेगा। पूरे माहौल में जुओ फैन की कठोर सच्चाई गूंज रही थी और हर कोई उसके तर्कों की सच्चाई के आगे झुक गया। शांगुआन फेक्सियोंग ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर मौजूद बुजुर्गों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर निराशा और चिंता की लकीरें थीं, लेकिन सब चुप थे। उन्हें महसूस हुआ कि अब कोई भी उनकी बातों का समर्थन करने को तैयार नहीं। जुओ फैन की बातों ने उन्हें उनकी कमजोरियों का आईना दिखा दिया था। शांगुआन फेक्सियोंग ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, गुयिफान, शायद तुम सही कह रहे हो। यह हार हमारे अपने लालच और अदूरदर्शिता का नतीजा है, परंतु यह भी सच है कि इस वक्त हमारा हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हम फेन वांगफू के साथ सीधी भिड़ंत मोल नहीं ले सकते। हमारे पास सीमित संसाधन और लोग बचे हैं। ऐसे में तुम्हारे कहने पर अपनी पूरी जनजाति को खतरे में डालना मेरी जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। जुओ फैन ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में तिरस्कार और आत्मविश्वास छलक रहा था। उसने कहा, ओह, तो अब तुम अपनी जिम्मेदारी की दुहाई दे रहे हो? तुम्हारी यही जिम्मेदारी उस समय कहाँ थी जब तुमने लालच में अपनी सारी ताकत झोंक जो भेज दी? अगर तुमने पहले ही सोचा होता तो आज यह हालत नहीं होती, और अब तुम अपनी बेटी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए डर रहे हो। शांगुआन के प्रमुख, पाखंड करना बंद करो और सच्चाई स्वीकार करो। शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे पर गुस्से और हताशा का मिश्रण दिखा। उन्होंने जुओ फैन की बात काटते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं है। जुओ फैन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और तीखे स्वर में बोला, आसान? आसान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताओ, तुम यहां आए क्यों थे? चोंगटियन तलवार के लिए, है ना? और अब यह तलवार मेरे पास है, यानी मेरे पास वह चीज है जो तुम्हारे लोगों की जिंदगी की कीमत तय करती है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं तो यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। शांगुआन फेक्सियोंग ने जुओ फैन को गहराई से देखा। उसके दिल में जुओ फैन के साहस और तर्क का सम्मान तो था, लेकिन उसके शब्द उसे लगातार कचोट रहे थे। जुओ फैन ने उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए कहा, जीवन का मूल्य तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुमने इतनी बड़ी सेना यहां लाई, लेकिन अब कहते हो कि उनकी जान बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। और वैसे भी जिनकी ताकत कम है वे तो केवल तोप के चारे हैं। उनकी जान की कीमत तुम्हारे लिए उतनी नहीं जितनी तुम्हारे मुख्य योद्धाओं की है। फिर उसने अपने पैरों के पास पड़े दो बेहोश योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इन्हें, ये तो तुम्हारे सबसे कमजोर योद्धा हैं। इन्हें बचाकर क्या होगा? इनकी जगह नए योद्धा लाओगे, लेकिन जो असली योद्धा हैं, जिनकी ताकत तुम्हारे परिवार का भविष्य तय करेगी, उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें यह सौदा करना ही होगा। शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि जुओ फैन सही कह रहा है। यह उसके परिवार के अस्तित्व की बात थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम चाहते क्या हो, गुयिफान? जुओ फैन ने ठंडे और स्थिर स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हारे पास चोंगटियन तलवार पाने का मौका है। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ एक और जोखिम उठाओ। तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, शांगुआन प्रमुख। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी जनजाति का भविष्य क्या है। पूरा माहौल गंभीर हो गया। शांगुआन फेक्सियोंग ने एक पल के लिए गहरी सोच में डूबते हुए सभी की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता और हताशा साफ झलक रही थी, लेकिन यह फैसला लेना अब जरूरी था। अंत में उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर यह हमारा आखिरी मौका है तो हम तुम्हारे साथ जोखिम उठाएंगे। लेकिन याद रखना गुयिफान, अगर इसमें हमारी हार हुई तो इसका बोझ तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। जुओ फैन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हार या जीत, मैं हमेशा तैयार हूं। अब देखना है कि तुम्हारे शांगुआन परिवार में कितनी हिम्मत बची है। बात खत्म होने के साथ ही माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि यह फैसला शांगुआन परिवार के भविष्य को तय करेगा।